दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल एथिक्स के महत्वपूर्ण भाग भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अक्सर इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 के एथिक्स खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोगों के बीच लंबे समय से बहस का विषय रहा है। दूसरों को पढ़ने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना अपने आप में विशेष गुण होते हैं, लेकिन यह गुण सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है। यहाँ तक कि इन क्षमताओं को परिभाषित करना और मापना भी आसान नहीं है। इस आर्टिकल में हम इसी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आम जीवन और लोक सेवा यानी सिविल सर्विस में महत्ता को भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है। पर उससे पहले भावना, बुद्धि और इन दोनों के बीच के संबंध को भी समझ लेते हैं। इमोशंस यानी भावनाएं आमतौर पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर निर्देशित होने वाली इंटेंस फीलिंग्स होती हैं। हमारी भावनाएं मानव विकास का परिणाम हैं। इन भावनाओं ने हमारे पूर्वजों के सामने आने वाली समस्याओं का अच्छा समाधान दिया, इसलिए ये मानव मन का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। दरअसल इंसानों के लिए भावनाओं के बिना रहना लगभग असंभव ही है। वहीं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि किसी व्यक्ति की तर्कसंगत रूप से सोचने, उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुकूल होने, अमूर्त अवधारणाओं को समझने जैसी क्षमता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि की पारंपरिक धारणा इसे तार्किक या गणितीय क्षमता के रूप में देखती है। इस वजह से यह हमेशा से संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव क्षमता तक ही सीमित रह गई है। इस संज्ञानात्मक क्षमता का संबंध मनुष्य की स्मृति यानी मेमोरी, ध्यान, भाषा ज्ञान, समस्या समाधान और योजना जैसी प्रक्रियाओं से है। लंबे अरसे तक भावना को गैर संज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक कार्य के विपरीत माना जाता रहा। यानी इस हिसाब से देखें तो भावना और बुद्धि में या तो नकारात्मक संबंध होता था या कोई संबंध नहीं होता था। भावनाओं और बुद्धिमत्ता के बीच के इसी नकारात्मक संबंध को मेयर और सालोवी ने इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अपनी अवधारणा में खारिज कर दिया। हालांकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विचार गीता या ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु के यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत 1990 में मेयर और सालोवी ने की थी। उन्होंने इसे मनुष्य के एक गुण के रूप में बताया। इसमें स्वयं की और दूसरों की भावनाओं की पहचान करने, उनमें अंतर करने की क्षमता के साथ इस जानकारी का अपनी सोच और कार्रवाई को निर्देशित करने में उपयोग शामिल है। इस प्रकार ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की इस अवधारणा ने भावनाओं और बुद्धि को एकीकृत करने का काम किया। मेयर और सालोवी ने 1997 में ईआई की दक्षताओं को विस्तार से बताया। उन्होंने परसीविंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, फैसिलिटेटिंग इमोशन और मैनेजिंग इमोशन का 4 स्तरीय मॉडल सामने रखा। परसीविंग इमोशंस किसी व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि वह या अन्य व्यक्ति किस प्रकार की भावना से गुजर रहे हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग इमोशन दिए गए संदेशों के माध्यम से भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने की व्यक्ति की क्षमता है। यह भावनाओं, विचार और व्यवहार के बीच संबंधों को समझने में भी सक्षम बनाता है। इन दोनों के उपयोग से रचनात्मक उद्देश्य के लिए भावनाओं की दिशा दी जा सकती है। इसे ही फैसिलिटेटिंग इमोशन का नाम दिया गया। इसके अलावा अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलने की क्षमता मैनेजिंग इमोशन यानी भावनाओं का प्रबंधन कहलाती है। मेयर और सालोवी के बाद गोलेमैन ने 1999 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को और परिष्कृत किया। उन्होंने 5 घटक का एक मॉडल दिया। आइए गोलेमैन के इस 5 घटक के मॉडल को समझते हैं। गोलेमैन मॉडल के 5 घटक हैं।
सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ रेगुलेशन यानी स्वनियमन, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, एम्पथी यानी सहानुभूति और सोशल स्किल्स यानी सामाजिक कौशल है। इनमें आत्म जागरूकता व्यक्ति की खुद की मनोदशाओं, भावनाओं और प्रेरणाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है। साथ ही साथ इसमें दूसरों पर इन भावनाओं के पड़ने वाले प्रभाव को भी समझा जा सकता है। वहीं आत्म जागरूकता किसी की अपनी भावनात्मक स्थिति की निगरानी करने और अपनी भावनाओं को सही ढंग से पहचानने और नाम देने की क्षमता पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, यथार्थवादिता, आत्म मूल्यांकन आदि जैसे गुण होते हैं, जबकि स्वनियमन किसी व्यक्ति की खुद की डिसरप्टिव यानी विघटनकारी आवेगों और मनोदशाओं को नियंत्रित या पुनर्निर्देशित करने की क्षमता होती है। इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर किसी निर्णय को निलंबित करने या एक्शन लेने से पहले सोचने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसकी कुछ विशिष्टताओं में विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और परिवर्तन के लिए खुलापन जैसे गुण शामिल हैं। वहीं प्रेरणा धन और रुतबे जैसे बाहरी पुरस्कारों की बजाय आंतरिक कारणों से काम करने के जुनून को दिखाती हैं। यह जीवन में कुछ करने में खुशी, सीखने की ललक जैसी महत्वपूर्ण आंतरिक दृष्टि से प्रेरित हो सकता है। इसकी विफलताओं में कुछ पाने के लिए जुनून, विफलता के बावजूद भी आशावाद सरीखे गुण शामिल हैं। सहानुभूति किसी व्यक्ति की अन्य लोगों की भावनात्मक बनावट को समझने की क्षमता है। यह एक ऐसा कौशल है जो लोगों को उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मुताबिक व्यवहार करने में मदद करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए 3 तरह की सहानुभूति महत्वपूर्ण है। पहली है कॉग्निटिव एम्पैथी, जो कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता होती है। दूसरी है भावनात्मक सहानुभूति या इमोशनल एम्पैथी, जो दूसरे की भावना को महसूस करने की क्षमता होती है। और तीसरी सहानुभूति पूर्ण चिंता या एम्पैथिक कंसर्न है, जो यह समझने की क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति को आपसे क्या चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए सभी 3 प्रकार की सहानुभूति को विकसित करना महत्वपूर्ण है। अंतिम घटक सामाजिक कौशल में संबंधों को प्रबंधित करने, नेटवर्क बनाने में दक्षता और तालमेल बनाने की क्षमता शामिल है। सामाजिक कौशल के अंतर्गत किसी व्यक्ति की परसुएसिवनेस और लीडरशिप सरीखे गुण शामिल होते हैं। गोलेमैन के इस व्यापक मॉडल से स्पष्ट होता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में न केवल खुद की भावना बल्कि दूसरों की भावना को समझना और नियंत्रित करना भी शामिल है। एक तरीके से यह गार्डनर के इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के संयुक्त रूप का विस्तार है। गार्डनर ने इंटेलिजेंस को केवल गणितीय या तार्किक मानने के बजाय 7 तरह के इंटेलिजेंस की अवधारणा दी। इसमें इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के 2 अलग प्रकार भी शामिल हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों को समझकर उसके मुताबिक काम करने की बात करता है, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस खुद के भावों को समझकर एक्शन लेने की बात करता है। यानी कि खुद की भावनाओं को व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता जरूरी है, पर साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने और उसके मुताबिक प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ तो जीवन में आपकी समग्र सफलता के लिए EQ यानी इमोशनल कोशेंट को IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट से ज्यादा अहम मानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में जीवन में EQ IQ से बेहतर है, और अगर ऐसा है तो वो कौन से गुण हैं जो इसे बेहतर बनाते हैं। इस बात को समझ लेना भी जरूरी है, पर इससे पहले समझते हैं कि EQ क्या है, इसका EI से संबंध क्या है और EQ और EI को किसी व्यक्ति के जीवन में विकसित किया जा सकता है। EI विकसित करने की लोगों की क्षमता पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखा और मजबूत किया जा सकता है, जबकि अन्य का दावा है कि यह एक जन्मजात विशेषता है। इस वजह से कुछ विचारक EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ EQ यानी इमोशनल कोशेंट भावनात्मक भागफल की अवधारणा लेकर विचारों को स्पष्ट करते हैं। इसमें EI को एक जन्मजात क्षमता माना जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक साक्षरता या भावनात्मक सीखने की क्षमता के लिए कुछ जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। यह क्षमता तभी महसूस होती है जब उसे अनुकूल वातावरण मिलता है। यह अनुकूल वातावरण
भावनात्मक सबक के माध्यम से मिलता है। ये भावनात्मक सबक हमें हमारे बचपन या किशोरावस्था के दौरान हमारे माता पिता, शिक्षकों, साथियों आदि द्वारा समाजीकरण के दौरान दिए जाते हैं। इसके परिणाम को ही EQ कहते हैं। इसलिए EQ जन्मजात EI के स्वस्थ या अस्वस्थ विकास का सापेक्ष माप है। यह संभव है कि एक ही EI वाले दो बच्चों का EQ अलग हो सकता है, या फिर इसके विपरीत दो समान EQ वाले व्यक्ति का EI भिन्न भिन्न भी हो सकता है। यह समाजीकरण के अनुभवों पर निर्भर करता है, यानी कि परिस्थितियों के अनुरूप किसी व्यक्ति का EQ बढ़ या घट सकता है। हालांकि EQ और EI दोनों में से कोई भी IQ की तरह एक संख्यात्मक इकाई नहीं है, फिर भी वर्तमान समय में इसे व्यक्ति की समग्र सफलता के माप के लिए IQ से बेहतर माना जा रहा है। क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता IQ से बेहतर है? आमतौर पर IQ बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। IQ में समस्याओं को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करने, योजना और रणनीति बनाने, अमूर्त विचारों को समझने, भाषा को समझने और प्रयोग करने जैसी क्षमता शामिल है। जबकि आपका EQ यानी इमोशनल क्वोशंट आमतौर पर आपके और अन्य लोगों की भावनाओं को महसूस करने की आपकी क्षमता को दर्शाता है। सामान्य तौर पर EQ के तहत अपने और दूसरों में भावनाओं की पहचान करना, अन्य लोगों के साथ सहानुभूति रखना, अपनी भावनाओं और व्यवहार को अलग अलग परिस्थितियों में ढालना, अपने आवेगों को नियंत्रित करना, दूसरों के साथ संघर्षों को प्रभावी ढंग से हल करना आदि शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम कैसा महसूस करते हैं समझने में मदद करती है। हमें वास्तव में दूसरों के साथ जुड़ने और एक बंधन बनाने में सक्षम बनाती है। यह हमें किसी की जरूरत के समय में उपस्थित होने और उसकी बात सुनने की क्षमता देता है। यह हमारे भीतर आंतरिक संतुलन की भावना है, जो हमें तनाव में रहते हुए भी अपना संयम बनाए रखने में मदद करता है। इन सारे आंतरिक गुणों के होने पर ही व्यक्ति अच्छे निर्णय लेने, सफलतापूर्वक संवाद करने और प्रभावी नेतृत्व बनाए रखने में सक्षम होता है। आम जीवन ही नहीं, EQ को कार्यस्थल पर भी सफलता का एक बेहतर संकेतक माना जाता है। दरअसल उच्च EQ वाले लोग आमतौर पर अपने आसपास के लोगों को समझने, सहानुभूति रखने और उनके साथ जुड़ने की क्षमता के कारण ज्यादा सफल बनते हैं। गोलेमैन के अनुसार कार्यस्थल पर सफलता लगभग 80% से ज्यादा EQ पर निर्भर करती है, जबकि इसमें IQ का योगदान 20% से भी कम होता है। परिणाम स्वरूप कई उच्च IQ वाले व्यक्ति भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, जबकि अधिकांश सफल लोग उच्च EQ वाले होते हैं। दरअसल EQ, IQ और अन्य सभी संभावनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। मतलब IQ एक वाहन की तरह है, जबकि यह EQ जो गंतव्य निर्धारित करता है। नतीजतन उच्चतम संभावित विकास तक पहुंचने में IQ की तुलना में EQ अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जीवन में सफल होने के लिए बौद्धिक बुद्धिमत्ता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। IQ के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति उच्च EQ वाला है तो वो अपने साथ साथ समाज का विकास भी करेगा। तो चलिए देखते हैं आखिर उच्च EQ व्यक्ति के अंदर ऐसे कौन से गुण विकसित हो जाते हैं जो उसके लिए लाभकारी बनते हैं। उच्च EQ किसी व्यक्ति के एक्शन में सत्यनिष्ठा को लाती है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें निरंतरता। यदि कोई भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है तो उसे अपने आंतरिक स्व और आसपास के वातावरण दोनों के बारे में पता होगा, इसलिए उसकी सोच और कार्य में बेमेल होने की न्यूनतम संभावना होगी। उच्च EQ तनाव के स्तर को कम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को प्रबंधित और नियंत्रित करने में अच्छे होते हैं। इस वजह से उनकी कार्रवाई और व्यवहार में प्रामाणिकता और वैधता भी ज्यादा होती है। उच्च EQ बेहतर करियर संभावनाएं लेकर आता है। दरअसल प्रत्येक संगठन एक सामाजिक व्यवस्था है। उच्च EQ वाले लोग सामाजिक संबंधों में बेहतर होते हैं। दूसरों के साथ बेहतर संचार भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मूल गुण है। आत्म जागरूकता और स्वनियमन के कारण उच्च EQ वाला व्यक्ति आत्मविश्वास और सकारात्मक महसूस करता है, जो कि करियर में उसे आगे बढ़ाता है।
उच्च EQ चतुराई यानी टैक्टफुलनेस, संवेदनशीलता, सहकारिता और सुनने का गुण लाता है, जो अनुकूल तालमेल के लिए जरूरी है। इससे इन व्यक्तियों को दूसरे लोगों से हमेशा सम्मान मिलता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए दृढ़, साहसी और जिम्मेदार बनाती है। इसलिए इनके अंदर गलतियों को दोहराने की प्रवृत्ति कम होती है। उच्च EQ वाले व्यक्ति खुद की हुई आलोचना से लाभ उठाते हैं। किसी को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया पसंद नहीं होती है, लेकिन आप जानते हैं कि आलोचना सीखने का एक मौका है। इसका उपयोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग खुद के विकास में करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति के सफल जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। पर क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर पर उच्च व्यक्ति समाज को भी लाभ देगा? और क्या वास्तव में समाज में सिविल सेवाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है? कई सिविल सेवक वैचारिक रूप से प्रतिभाशाली और बहुत उच्च IQ वाले होने के बावजूद लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। दरअसल उनमें से कई बाहरी दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में आक्रामक और क्रूर होते हैं। उन्हें अपने आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। उनका कोई सामाजिक व्यक्तिगत जीवन भी नहीं होता है। उनके जीवन में खुद से असहज होना और लोगों को असहज करना एक नियमित प्रतिक्रिया बन जाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि खासकर भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए जोखिम लेने वाले व्यवहार और साहसिक निर्णयों की जरूरत होती है। यानी कि लोक सेवकों को लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने में निपुण होने की आवश्यकता होती है। यह उनकी जिम्मेदारियों का एक प्रमुख हिस्सा है। सिविल सेवक सार्वजनिक हित के ट्रस्टी होते हैं और उन्हें नीतियां बनाने का काम सौंपा जाता है। इसलिए उन्हें उच्च EI के होने की आवश्यकता होती है। दरअसल भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सहानुभूति रखना, उनके दृष्टिकोण में दृढ़ रहना और अच्छे परिवर्तन एजेंट बनना मुश्किल होगा। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोक सेवक जमीन से जुड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक स्थिर मूड प्रदर्शित करते हैं, अपने व्यवहार में अनिश्चित या बेहद अप्रत्याशित नहीं होते हैं। इनके पास उच्च स्वाभिमान, जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है। उच्च स्वाभिमान जहां एक तरफ उन्हें अपनी ताकतों का फायदा उठाने में सक्षम बनाता है, तो दूसरी तरफ अपनी कमियों को समझने और दूर करने के लिए भी प्रेरित करता है। लोक सेवक के व्यक्तिगत और कार्य जीवन में जितना संतुलन होता है, समाज के लिए वह उतना प्रभावशाली होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में तनाव, गृह जीवन, फिटनेस और आहार को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है, तो उसके पास कार्यस्थल को अच्छी तरह से प्रबंधित करने का एक बेहतर मौका होता है। लोक सेवक के अंदर साझा दृष्टिकोण को प्रेरित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। दरअसल आम जनता का दृष्टिकोण एक होना संभव नहीं होता है, पर किसी उपयोगी काम को लाने के लिए सबको एकजुट करना जरूरी होता है। एक साझा दृष्टिकोण को प्रेरित करने के लिए बहुत अधिक सहानुभूति और आशावाद की आवश्यकता होती है, जो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से विकसित हो सकती है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोक सेवक सदैव परिवर्तन के लिए प्रयास करता है। वह सुधार करने, प्रयोग करने और जोखिम लेने के अवसरों की तलाश करता है। यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आवश्यक लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख कौशलों में से एक है। सफलता के लिए एक टीम की जरूरत होती है। लोक सेवक विभिन्न तरीकों से दूसरों को सशक्त बना सकते हैं। वे सहयोग को बढ़ावा देकर और विश्वास का निर्माण करके दूसरों को कार्य करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोक सेवक मुश्किल परिस्थितियों में भड़कते नहीं हैं, न ही नियंत्रण खोते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का समाज के स्तर पर केवल फायदा ही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां या भाव भी है जिस वजह से इसका समाज को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम ही होती है, पर उन्हें संज्ञान में रखना भी जरूरी होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। जब लोग अपने भावनात्मक कौशल में सुधार करते हैं, तो वे दूसरों को मैनिपुलेट करने में भी बेहतर होते हैं, जिससे कि वे खुद के स्वार्थ या फायदे के लिए दूसरों का दुरुपयोग कर पाते हैं। उच्च EI वाले लोग दूसरों की भावनाओं को भड़का भी सकते हैं। दरअसल नेता द्वारा भावनाओं से भरा कोई भाषण दर्शकों के संदेश की छानबीन करने की संभावना को कम कर देता है और सामान्य जनता उन बातों से प्रभावित होकर किसी भी तरह के एक्शन लेने को तत्पर हो जाती हैं।
भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग खुद के अनुकूल प्रभाव बनाने के लिए जानबूझकर अपनी भावनाओं को आकार देने में सक्षम होते हैं। यानी ऐसे लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे लोगों के सामने अपने वास्तविक भावना को आसानी से छिपाकर कुछ और दिखाते हैं। कुछ ऐसे कार्य या परिस्थितियां भी होती हैं जहां भावनाओं का अधिक उपयोग नहीं होता है। ऐसे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत प्रभावी नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन कुछ पहलुओं को हटा दिया जाए तो अधिकांशतः भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति और समाज दोनों के समुचित विकास के लिए जरूरी गुण है। गीता में भी स्थिर प्रज्ञ यानी भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति बनने की बात कही गई है। गीता में लिखा है कि आसक्ति यानी अटैचमेंट ही सभी दुखों की जड़ है। आसक्ति इच्छा की ओर ले जाती है। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध ही भ्रम पैदा करता है और इस भ्रम में अंधाधुंध किए गए कार्य ही मनुष्य को उसके विनाश की ओर ले जाता है। आसक्ति वह जाल है जो व्यक्ति को इस भौतिकवादी दुनिया में फंसाता है। इससे बचने के लिए कर्म के फल से अनासक्त रहना ही उपाय है। इसी कर्म फल से अनासक्ति भावनात्मक स्थिरता का मार्ग है। व्यक्ति को अपने स्वधर्म, अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। जब वह बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना ऐसा करता है तो वह एक कर्मयोगी बन जाता है। यही स्थिर प्रज्ञ यानी भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति बनने की दिशा में पहला कदम है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है और इसे लोगों में कैसे विकसित किया जा सकता है? लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए।